हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक सराउंडिंग में रहता है। उस सराउंडिंग का जो मीडियम है उसके साथ उसका कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है उसकी लाइफ टाइम में, और वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं, चाहे वो फिज़िकल हों या केमिकल हों, उनके लिए वो फुली अडेप्टेड होता है, तभी वो अपनी उस कंडीशन में सरवाइव कर पाता है। तो ये जो फिज़िकल और बायोटिक कंडीशंस जो उसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उसके रेस्पॉन्सेस को, उनका जो सम टोटल है वही एनवायरनमेंट है उसके लिए। तो हम जो एनवायरनमेंट अर्थ पर एग्जिस्ट करता है, जिसके द्वारा जो लाइफ है यहाँ पर सपोर्ट होती है और जो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसे हम बायोस्फीयर बुला सकते हैं। और ये जो बायोस्फीयर या एनवायरनमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, उसको हम 3 सब डिविजन्स हम उसके देख सकते हैं। एक है एटमॉस्फेयर, एक है हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। फ़र्क इतना है केवल इनमें जो मीडियम है वो डिफरेंट है। एटमॉस्फेयर में जो है एयर मीडियम होती है, हाइड्रोस्फीयर में वाटर मीडियम है और लिथोस्फीयर में सॉइल। पहले बात करते हैं हम एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर वो मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवलप है जो कि हमारे प्लानिट अर्थ को सराउंड कर रहा है, उसी को हम एटमॉस्फेयर बुला रहे हैं। कई तरह की डिफरेंट गैसेस डिफरेंट प्रोपोर्शंस में इस एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, और इसने एक प्रकार का ब्लैंकेट फॉर्म किया हुआ है हमारे पूरे अर्थ के चारों ओर, जिसके द्वारा हम और ऑर्गेनिजम्स जो हैं बाकी के यहाँ पर रहने वाले, वो इसके द्वारा एनवलप्ड रहते हैं। एटमॉस्फेयर जो है बाकी के जो एनवायरनमेंट टाइप्स हैं अर्थ पर पाए जाने वाले, उनके साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करता है, और उनकी जो एबिलिटी है लाइफ को सपोर्ट करने की, उसे भी कंटिन्यूसली अफेक्ट करता है। अगर हम एटमॉस्फेयर को देखें तो उसे हम डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स उसमें रिकॉग्नाइज की जा सकती हैं एटमॉस्फेयर में। पहली है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर का सबसे निचला हिस्सा है, सबसे लोएस्ट रीजन है, जो कि अर्थ के सरफेस के से लेकर जो हाइट होती है 8 से 10 किलोमीटर की पोल्स पर, और इक्वेटर पर 16 से 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये एक्सटेंड करता है। यानी कि अर्थ का जो सरफेस है ग्राउंड, वहाँ से लेके पोल्स की बात करें तो वहाँ पर 8 से 10 किलोमीटर तक का जो हाइट का ऊंचाई का हिस्सा है जो कि एटमॉस्फेयर का, वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। जबकि इक्वेटर के लिए 16 से 20 किलोमीटर तक का ऊंचाई का जो हिस्सा है वो आपका ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जोन है ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि इसमें कई सारे इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक इवेंट्स जो है वो यहीं पर आकर होते हैं, जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन होना, लाइटनिंग, थंडरिंग, थंडर स्टॉर्म फॉर्मेशन, ये सब ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें जनरली जो परसेंटेज कंसनट्रेशन है डिफरेंट गैसेस का, वो मोर और लेस सेम रहता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे यानी हाइट के साथ साथ टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज़ होता है। इसकी रेट है अबाउट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी हर 6.5 किलोमीटर पर हर किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो रहा है। इसे आप मोर और लेस 5 डिग्री के करीब मान सकते हैं। अपर लेयर्स जो होती हैं ट्रोपोस्फेयर की, यानी ज़्यादा ऊंचाई वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर टेम्परेचर कम होकर -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जो अपर रीजन है ट्रोपोस्फेयर का, उसकी एक नैरो बाउंड्री सबसे ऊपर, उसे हम ट्रोपोपॉज बुलाते हैं, और उसमें जनरली टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद जो है अगला जोन, अगली लेयर जो एटमॉस्फेयर में वो स्टार्ट हो जाती है, उसे हम बुलाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी हाइट होती है करीब 30 किलोमीटर की। ये जो जोन है जनरली इसमें क्लाउड्स नहीं पाए जाते, और इसके लोअर जोन में, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है स्ट्रेटोस्फेयर का, वहाँ पर जनरली प्लेन्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं। इस स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है और 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस इंक्रीज़ के पीछे टेम्परेचर में, तापमान में ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर जो है ओजोनोस्फेयर
जो एक ओजोन से बनी लेयर है वो पाई जाती है। और ये ओजोनोस्फीयर क्या करती है, सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट होता है उसे जो है पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। यूवी रेडिएशन जो हार्मफुल रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, उसे वो अर्थ के सरफेस तक, लाइफ तक जो है पहुंचने से रोकती है। इस वजह से इस रीजन में जो है जनरली टेम्परेचर जो है हाई रहता है। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर की जो अपर लेयर्स होती हैं वो स्ट्रेटोपोर्स कहलाती हैं। ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ ओजोन का फॉर्मेशन भी होता है यहाँ पर। फिर जो ओजोन लेयर है वो ऑक्सीजन से फॉर्म होती है सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल डिसोसिएशन के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं अगली लेयर की, तो वो है मीजोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद का जो अगला जोन है मीजोस्फेयर कहलाता है, जो कि 40 किलोमीटर तक हो सकता है हाइट में, ऊंचाई में। टेम्परेचर यहाँ पर भी डिक्रीज़ होकर -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और इस जोन की बिल्कुल ऊंचाई वाली जो लेयर्स हैं, ऊंचाई वाला जो रीजन है उसे मीजोपॉज बुलाते हैं। मीजोपॉज के बाद जो आगे का एटमॉस्फेयर का हिस्सा है उसे आयनोस्फेयर बुलाते हैं। और ये अप टू 300 किलोमीटर्स तक अर्थ सरफेस से अगर हम नापें तो 300 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये आयनोस्फेयर एक्सटेंड करती है। इसमें जो है आयनाइज्ड एयर पाई जाती है, यानी जो गैसेस कंपोनेंट्स हैं एयर के वो यहाँ पर आयनाइज्ड हो जाते हैं सोलर एनर्जी की वजह से, और आयन फॉर्म में यहाँ पाए जाते हैं। आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट करती है शॉर्ट रेडियो वेव्स को, और जो टेलीकम्युनिकेशन है वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है। आयनोस्फेयर के बाद का जो हिस्सा है बिल्कुल जो आउटर फ्रिंज है अर्थ के एटमॉस्फेयर का यानी बिल्कुल बाहरी जो हिस्सा है, और जिसके बाद जो है स्पेस जो है वो बिगिन हो जाता है। स्पेस वाला हिस्सा जो है वो शुरू होता है, उसे हम एक्सोस्फेयर बुलाते हैं। यहाँ पर एयर डेंसिटी बहुत ही लो होती है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर डोमिनेंटली पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं एयर की, तो ट्रोपोस्फेयर में जनरली जो गैसियस मिक्सचर पाया जा रहा है और ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो जिसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं उसके हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, उसे हम एयर बुला रहे हैं। एयर में जनरली अलग अलग गैसेस का मिक्सचर पाया जाता है। तो जनरली जो टोटल एयर एटमॉस्फेयर की वो 95% तक की जो एयर है वो आपको ट्रोपोस्फेयर वाले हिस्से तक या फिर 20 किलोमीटर तक की हाइट तक एग्जिस्ट करती है। बाकी का 5% जो हिस्सा है एयर का वो बाकी के हिस्से में पाया जाता है। तो एयर में मिक्सचर पाया जाता है कई गैसेस का डिफरेंट प्रोपोर्शन में। इनमें से जो मेजर गैसेस होती हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की, वाटर की। तो हाइड्रोस्फीयर यानी हम जो भी पृथ्वी पर ओशियंस की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में, स्ट्रीम्स में, लेक्स, पॉन्ड, पूल्स या पोल्स पर जमी हुई आइस कैप्स की फॉर्म में या वाटर वेपर की फॉर्म में जो भी वाटर पाया जा रहा है, पानी पाया जा रहा है, उस सबको मिलाकर हम हाइड्रोस्फीयर बुला रहे हैं। तो यानी कि जो 3/4 हिस्सा है अर्थ की सरफेस का 75% हिस्सा वो हाइड्रोस्फीयर से कवर रहता है। हाइड्रोस्फीयर यानी कि इसका मेन कंपोनेंट क्या है, मीडियम क्या है, वाटर है। वाटर आपको अलग अलग फॉर्म्स में मिल सकता है हाइड्रोस्फीयर में, सॉलिड फॉर्म में यानी स्नो की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में यानी पानी जो कि आपको स्ट्रीम्स, ओशियंस में मिलेगा। इसके अलावा गैसियस फॉर्म में, एयर में, वाटर वेपर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है। इसके अलावा जो वाटर आपको वाटर बॉडीज़ में मिलता है वो 2 तरह का हो सकता है, सॉल्ट वाटर या फ्रेश वाटर। और इनके कारण जो है 2 तरह के एनवायरनमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं या इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। एक है उसमें से मरीन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो वाटर में कुछ इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि फेवरेबल होती हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, और इसके पीछे अलग अलग जो फीचर्स होते हैं इसके। फॉर एग्जांपल कि वाटर एक्सट्रीमली इनर्ट होता है, तो किसी भी ज़्यादातर केमिकल सब्सटेंस के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता। इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ यूनिक होती हैं। हीट कैपेसिटी देख लें, लेटेंट हीट देख लें, या हायर फ्रीजिंग पॉइंट का होना। तो इससे क्या होता है कि हीट कैपेसिटी हाई होने से ये काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है उसे विदहोल्ड कर सकता है। उसकी वजह से ओशियंस और लेक्स में रिलेटिवली कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इससे क्या होता है, लाइफ को ये सपोर्ट करने वाला इसका फीचर है। ऑर्गेनिजम्स जो हैं, क्योंकि इतना कोई भी एकदम से चेंज जो है वाटर में, वाटर के हीट कंटेंट में या टेम्परेचर में देखने को नहीं मिलेगा, तो आराम से वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है,
क्योंकि ये जनरली डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है इसमें डिज़ोल्व हो सकते हैं, और यही इसलिए मेन मीडियम होता है जिसके द्वारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसी भी इकोसिस्टम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वाटर की सरफेस टेंशन भी काफ़ी बड़ी काफ़ी हाई होती है, ग्रेटेस्ट होती है, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के बाकी सब लिक्विड्स के मुकाबले में इसकी सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा होती है। इसकी हाई सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, सॉइल्स जो हैं कैपिलरी वाटर को होल्ड कर सकते हैं, और वो जो कैपिलरी वाटर सॉइल द्वारा होल्ड किया जाता है वही टेरेस जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। वाटर इसके अलावा एक बायंसी प्रोवाइड करता है, और जो ऑर्गेनिजम्स इस मीडियम में रहते हैं वो उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती फ्लोट करने के लिए। इसके अलावा वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, तो लाइट जो है इसको क्या कहते हैं पेनिट्रेट कर कर आसानी से जिसके अंदर या बॉटम तक रहने वाली जीव है उन तक पहुंच सकती है। इसके अलावा सैलिनिटी वाटर का एक फैक्टर है। जितने भी नेचुरल वाटर्स होते हैं उनमें अलग अलग अमाउंट में सॉल्ट्स जो हैं जनरली पाए जाते हैं, और ये सॉल्ट्स जो होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी सैलिनिटी या सॉल्ट कंटेंट के लिए वाटर के। तो इस सैलिनिटी जो वाटर का सॉल्ट कंटेंट है वो कई बार ऑर्गेनिजम्स के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सैलिनिटी की बहुत ही नैरो रेंज में एग्जिस्ट कर पाते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं। अगर ज़रा सा भी चेंज उनकी सैलिनिटी की रेंज में हुआ तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल स्पाइडर क्रैब, इन्हें हम स्टीनोहेलाइन एनिमल्स कहते हैं, यानी इनका जो टॉलरेंस रेंज है बहुत ही नैरो होता है सैलिनिटी के लिए। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनका सैलिनिटी के लिए जो टॉलरेंस रेंज है वो काफ़ी वाइड होता है, यानी बहुत काफ़ी हद तक वो सैलिनिटी में चेंजेस को सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें हम यूरीहेलाइन एनिमल्स कहते हैं। इसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं माइटिलस एप्लाइसिया, और इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि स्टीनोहेलाइन यूरीहेलाइन दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंगुला, सालमन एसेट्रा। इसके अलावा गैसेस जो होती हैं जनरली ज़्यादातर गैसेस जो कि असेंशियल होती हैं लाइफ के लिए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, CO2 वगैरह, तो ये रेडिली डिज़ोल्व हो सकती हैं वाटर में, ये भी एक कारण है। तो वाटर जो अल्टीमेटली जो है लाइफ को सपोर्ट करने वाला एक मीडियम है। इसके अलावा स्केर्सिटी या अबेंडेंस वाटर की, इसके लिए जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने अंदर अडेप्टेशंस लाते हैं। अगर ऑर्गेनिजम्स ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं जहाँ पर वाटर की स्केर्सिटी है, वाटर बहुत ही कम पाया जा रहा है, तो वो अपने आप को उसके लिए जो है अडेप्टेशंस लेके आते हैं अपने अंदर ताकि वहाँ पर सर्वाइव कर सके। इसके अलावा ऐसे एनवायरनमेंट में अगर वो पाए जा रहे हैं जहाँ पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी वो अपने अंदर अडेप्टेशंस लेकर आते हैं। ऐसे प्लांट्स जो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर पानी ना तो कम है ना बहुत ज़्यादा है, उन्हें हम मीज़ोफाइट्स कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम मीज़ोकोल्स बुलाते हैं। इसके अलावा ऐसे प्लांट जो कि ऐसे जगह पर ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर वाटर लेवल काफ़ी हाई है, तो उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स बुलाते हैं, यानी एक तरह से वो एक्वेटिक मीडियम में पाए जा रहे हैं। इसी तरह एनिमल्स जो एक्वेटिक मीडियम में पाए जाते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स या हाइड्रोकोल्स बुलाया जाता है। ऐसे प्लांट्स या जो कि आपके ऐसे कंडीशन में पाए जा रहे हैं जहाँ पानी काफ़ी कम है, ड्राई कंडीशंस हैं, तो उन्हें हम जीरोफाइट्स बुलाते हैं। और ऐसे ही एनिमल्स जो कि ऐसी कंडीशन में मिल रहे हैं उन्हें डेजर्ट एनिमल्स या जीरोकोल्स बुलाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल्स में रह रहे हैं, यानी वाटर कंटेंट सॉइल का कम नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ की सैलिनिटी काफ़ी हाई है तो वो वाटर अवेलेबल नहीं होता प्लांट्स को, उन्हें हम हेलोफाइट्स बुलाते हैं। तो ये जो सब प्लांट्स हैं इनमें कोई ना कोई अडेप्टेशंस जनरली पाई जाती हैं। एनिमल्स हैं उनमें भी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं ताकि वो अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की या सॉइल की। तो जो अर्थ का सॉलिड कंपोनेंट है उसको हम लिथोस्फीयर बुला रहे हैं। लिथोस्फीयर मल्टी लेयर्ड होता है, उसमें कई लेयर्स पाई जाती हैं। क्रस्ट है, मेंटल, आउटर और इनर कोर। अगर बात करें कोर की, तो कोर क्या है, पृथ्वी के सेंटर में एक फ्लूइड या वेपर स्टेट में जो है कोर पाया जाता है। ये जनरली निकल और आयरन का बना हुआ था। ये मेल्टेड या वेपराइज्ड फेज में वहाँ पर पाए जा रहे हैं कोर में, बिल्कुल सेंटर में अर्थ के, और ये एक्सटेंड करते हैं सेंटर से लेके, केंद्र से लेके करीब 2500 किलोमीटर तक के दायरे में। यानी अगर आप अर्थ को एक
गोले के समान देखें तो जो गोले का सेंटर है वहाँ पर कोर पाया जा रहा है, और वहाँ से जो डायमीटर अगर हम लेंगे 2500 किलोमीटर तक का, तो ये वहाँ तक कोर एक्सटेंड करता है। उसके बाद फिर मेंटल आता है कोर के बाद, जो कि 2900 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करेगा कोर के ऊपर। वो मॉल्टन स्टेट में पाया जाता है, पिघली हुई अवस्था में। इसके बाद जो आउटर मोस्ट जोन होता है अर्थ का, और जो कि सॉलिड होता है, ना तो वो मेल्टेड है ना वेपराइज्ड है, सॉलिड अवस्था में, उसे हम क्रस्ट बुलाते हैं। क्रस्ट जो है मेंटल के ऊपर 8 से लेके 40 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है। क्रस्ट का जो सरफेस है उसे सॉइल कवर करता है, और सॉइल में बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ यानी यहाँ पर बायोटा पाया जाता है, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। तो सॉइल की बात करें तो सॉइल जो वर्ड है ये डिराइव किया गया लैटिन से, लैटिन के शब्द सोलम से, और सोलम का मतलब होता है अर्दी मटेरियल जिसमें प्लांट्स ग्रो कर सकें, यानी सॉइल वो मटेरियल है जिसमें जनरली प्लांट्स ग्रो करते हैं। और जो जब हम स्टडी करते हैं सॉइल की, तो उस साइंस को हम सॉइल साइंस, पीटोलॉजी या इडेफोलॉजी बुलाते हैं। सॉइल एक नेचुरल हैबिटेट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी। तो अर्थ के क्रस्ट का जो वेदर्ड सरफेस है, यानी कि रॉक्स से जो वेदरिंग के द्वारा जो प्रोड्यूस हुए फाइन पार्टिकल्स, वो जब मिक्स हो जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और प्लांट्स उसमें ग्रो करते हैं, तो उसी को हम सॉइल कहते हैं। तो सॉइल में क्या क्या पाया जाता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी मिनरल मैटर। ये आया कहाँ से? पेरेंट रॉक से, यानी कोई ना कोई पेरेंट रॉक या ऐसी चट्टान या पत्थर जिससे कि वेदरिंग के द्वारा धीरे धीरे उसमें से बहुत ही फाइन मटेरियल जब निकलता रहा तो सॉइल जो फॉर्म हो रहा है। इसी तरह उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है सॉइल में, यानी ह्यूमस पाई जाती है। ये कैसे फॉर्म होती है? जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स, जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो ह्यूमस फॉर्म करते हैं। इसके अलावा एयर और वाटर भी सॉइल में पाए जाते हैं। कैसे? जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के जो पोर्स हैं वहाँ पर एयर और वाटर जनरली एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम सॉइल वाटर और सॉइल एयर कहकर बुलाते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल कुछ जो लाइफ है वो भी सॉइल में रहती है। बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, रोटिफोर्स, निमेटोड्स, ओलिगोकीट्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड्स। इसके अलावा हायर प्लांट्स जो इसी सॉइल में ग्रो करते हैं, उनकी रूट्स जो हैं इस सॉइल को पेनिट्रेट करती हैं और इसी से न्यूट्रिएंट्स जो हैं डिराइव करती हैं, ऑब्टेन करती हैं। तो ये सब सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सॉइल वो मीडियम है जिसमें प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं आसानी से, और जो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का, उसमें डिसइंटीग्रेशन या वेदरिंग होती है पेरेंट रॉक की कई एजेंट्स के द्वारा, और फिर आपका जो सॉइल है वो फॉर्म होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। तो सॉइल प्रोफाइल से हमारा मतलब है जब हम सॉइल का या अर्थ क्रस्ट का एक वर्टिकल सेक्शन लेंगे कम से कम 1.83 मीटर की डेप्थ तक, इतनी गहराई तक का, या पेरेंट रॉक तक का, तो जो है हमें हमेशा सॉइल में जो है उस वर्टिकल सेक्शन में कई सारी डिफरेंट हॉराइजन्स या लेयर्स देखने को मिलेंगी, और उसी को हम जो आपका सॉइल प्रोफाइल कह रहे हैं। ये जो हॉराइजन्स लेयर्स होती हैं ये एक सक्सेशन में पाई जाती हैं, एक के नीचे एक पाई जाती हैं। तो जनरली सॉइल्स में 4 होराइजन्स पाए जाते हैं। पहला होता है ओ होराइजन, ऑर्गेनिक होराइजन। उसके नीचे 3 मिनरल होराइजन पाए जाते हैं, यानी ए, बी और सी। इसके अलावा कुछ केसेस में डी होराइजन भी माना जाता है, और सी और आर के बीच में एक डी होराइजन भी माना जाता है। आर होराइजन वो होता है बेडरॉक जो अभी अनवेदर्ड कंडीशन में, यानी जिसमें वेदरिंग का प्रोसेस नहीं हुआ है, वो जो बेडरॉक है उसे हम आर होराइजन बुलाते हैं। डी होराइजन वो होता है जिसमें रॉक जो है उसमें एक्टिव वेदरिंग हो रही होती है, और वो सी और आर के बीच में जनरली पाया जाता है। जो ए और बी होराइजन्स होते हैं वो ट्रू सॉइल या सोलम फॉर्म करते हैं। हर जो होराइजन है उसे हम और ज़्यादा सब डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ओ होराइजन जो है उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, O1 और O2 में। इसमें से जो ओ होराइजन O1 है वो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की, जिसमें आपको अभी जो फ्रेशली फॉलन यानी अभी अभी जो डेड लीव्स गिरी हुई हैं प्लांट से वो देखने को मिल सकती है। कुछ डेड रिमेन्स देखने को मिल सकते हैं एनिमल्स के, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। O2 रीजन जो होता है ओ होराइजन का,
उसमें आपको पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलेगा, यानी जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आता है ए हॉराइजन। ए हॉराइजन में भी जनरली जो है दो रीजन देखने को मिलते हैं, A1 रीजन, A2 रीजन। A1 रीजन डार्क होता है कलर में और ऑर्गेनिक मैटर इसमें ज़्यादातर पाया जाता है ह्यूमस, इसी वजह से ये डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। A2 रीजन लाइट कलर का होता है, क्योंकि होता क्या, जब भी बहुत तेज़ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो A2 रीजन से जनरली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ जो है रैपिडली मूव करते हैं। तो इस वजह से इसका कलर जो है अपना लाइट कलर हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर तक वो रुकती नहीं है, इसलिए इसे जोन ऑफ लीचिंग भी बुलाया जाता है, या इसे एलुवियल जोन भी कहते हैं। फिर आता है ए हॉराइजन के बिल्कुल नीचे बी हॉराइजन, जिसे हम सब सॉइल या इलुवियल जोन बुलाते हैं। तो होता क्या है, ए हॉराइजन से जो न्यूट्रिएंट्स जो है लीचिंग के दौरान नीचे तक पहुंच रहे हैं वो इस रीजन में एक्यूमुलेट होते हैं। बी हॉराइजन में ये डार्क कलर होता है, और इसको भी दो रीजन्स में B1, B2 और B3 रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। फिर आता है बी हॉराइजन के नीचे सी हॉराइजन। सी हॉराइजन में जो है वेदर्ड पेरेंट मटेरियल, यानी जो रॉक से वेदर्ड होके जो भी मटेरियल निकल रहा है वो सी हॉराइजन में पाया जाएगा। और आर हॉराइजन क्या है, पेरेंट बेडरॉक है जो कि अनवेदर्ड कंडीशन में है अभी। तो अल्टीमेटली जो वाटर होगा वो इस बेडरॉक की सरफेस तक पहुंचता है, जो भी पर्लोकेशन के दौरान। इसके अलावा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सॉइल की, जैसे उसका टेक्सचर, जो कि डिपेंड करता है कि उसमें कौन से सॉइल पार्टिकल का प्रोपोर्शन कितना है। तो जनरली सॉइल में 4 तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं साइज़ के बेसिस पर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो इनके बेसिस पे हम सॉइल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कोर्स टेक्सचर्ड, मॉडरेटली कोर्स, मीडियम टेक्सचर्ड, मॉडरेटली फाइन टेक्सचर्ड या फाइन टेक्सचर्ड सॉइल। इसके अलावा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल की, जैसे उसमें पोर्स पाए जाते हैं, स्पेसेस पाए जाते हैं। तो किसी भी सॉइल में जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो स्पेसेस हैं उन्हें पोर स्पेसेस बुलाते हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं, माइक्रोपोर स्पेसेस, मैक्रोपोर स्पेसेस। माइक्रोपोर स्पेसेस यानी छोटे साइज़ के कैपिलरी पोर स्पेसेस, और मैक्रोपोर स्पेसेस यानी नॉन कैपिलरी पोर स्पेसेस, जिनमें जो साइज़ होता है पोर्स का वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस वजह से वहाँ पर पानी होल्ड नहीं हो सकता। इसी तरह पानी जो सॉइल में पाया जाता है स्पेसेस में, पोर्स में, उसे हम सॉइल वाटर बुलाते हैं, जो कि अलग अलग टाइप का हो सकता है। ग्रेविटेशनल वाटर, जो कि ग्रेविटी के कारण जो एक्यूमुलेट हो रहा है सॉइल स्पेसेस में, उसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। अल्टीमेटली ये ग्रेविटेशनल वाटर नीचे तक जाएगा और पेरेंट रॉक के सरफेस पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसे हम ग्राउंड वाटर बुलाएंगे। इसके अलावा होता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर यानी जो कैपिलरी फोर्सेस के द्वारा छोटे छोटे जो स्पेसेस, पोर्स हैं, माइक्रोपोर स्पेसेस सॉइल के, उनमें रुका हुआ होता है, उसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। यही पानी जो है कैपिलरी पानी या कैपिलरी वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है, और इसी के साथ न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स में एंटर करते हैं। इसके अलावा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो कि सॉइल पार्टिकल्स से हमेशा ही इतना फर्मली अटैच रहता है कि प्लांट्स इसे अब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते, प्लांट्स के लिए बिल्कुल ही अनअवेलेबल होता है। फिर होता है कंबाइंड वाटर। कंबाइंड वाटर केमिकल फॉर्म में जो वाटर प्रेजेंट रहता है जनरली सॉइल्स में, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, उसे हम कंबाइंड वाटर बुलाते हैं। इसके अलावा वाटर वेपर, तो मॉइस्चर या वाटर वेपर जो है वो सॉइल एटमॉस्फेयर में, जनरली सॉइल एयर जो होती है उसमें जो मॉइस्चर या वाटर वेपर पाया जा रहा है वो ये है। तो जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है सॉइल में उसे हम होलार्ड बुलाते हैं। जिससे अमाउंट ऑफ वाटर को प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब कर सकती हैं होलार्ड में से, उसे क्रीसार्ड बुलाया जाता है। और वो अमाउंट सॉइल वाटर का जो कि प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा उसे हम ईकार्ड बुलाते हैं। इसके अलावा सॉइल एयर या जो सॉइल एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग गैसेज, जनरली ऑक्सीजन, CO2 और N2 जो हैं वो पाई जाती हैं। तो सॉइल एयर और एटमॉस्फेयर में डिफरेंस मिली ये होता है कि यहाँ पर मॉइस्चर जो है ज़्यादा है सॉइल की एयर में, CO2 ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन जनरली कम होती है।